जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं चतुर सेठ और मूर्ख बेटा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नगर सेठ हरिराम को लोग दूर दूर से जानने आते थे। उम्र 55 के पार थी, पर आंखें अब भी सौदों को भांपने में किसी शिकारी की तरह तेज थीं। व्यापार उसके लिए सिर्फ धंधा नहीं था, एक खेल था, और इस खेल में वह हर बार जीतता था। गेहूं के दाम कब गिरेंगे, कपड़े की मांग कब बढ़ेगी, कौन सौदागर ईमानदार है और कौन धोखेबाज, हरिराम को सब मालूम रहता। उसका कारोबार मसालों, कपड़ों, रेशमी धागों और विदेशी चीनी मिट्टी के बर्तनों तक फैला हुआ था। उसकी दुकान नहीं, दरबार थी, जहां सौदे नहीं होते थे, समझदारी बिकती थी। पर उसके इस समझदारी के साम्राज्य में एक कच्चा पुल था, उसका बेटा माधव। माधव 20 साल का नौजवान, ऊंचा लंबा, चौड़ी छाती, अच्छे खानदान के तमाम लक्षण उसमें मौजूद थे। बस एक को छोड़कर, अक्ल। हरिराम को अपने बेटे से बहुत लगाव था, पर और भी ज्यादा चिंता। माधव को किताबों से चिढ़ थी, गिनती से डर था और सौदे की भाषा उसे किसी दूसरी दुनिया की बात लगती थी। एक बार सेठ ने उसे दुकान पर बैठाया और कहा, बेटा, आज तू हिसाब रख। देख, 100 रुपए से नीचे कुछ मत बेचना। दिन भर बाद जब सेठ लौटा तो देखा कि माधव ने सारा माल 50-50 पैसे में बांट दिया। वजह पूछी तो बोला, बापू, मैं ग्राहकों की मुस्कान नहीं देख पाया। सब गरीब लग रहे थे, तो दिल नहीं माना ज्यादा लेने को। सेठ का माथा ठनका। दिल लगाकर दुकान नहीं चलती बेटा, अकल चाहिए, तराजू चाहिए, हिसाब चाहिए। माधव चुप रहा, पर उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि गर्व था। एक बार तो उसने पूरे व्यापार मंडल को हिला दिया। बाहर से एक अंग्रेज व्यापारी आया था, जो सेठ से चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहता था। सेठ ने अपने बेटे को ग्राहक से मिलने भेजा, ताकि थोड़ा अभ्यास हो। लेकिन माधव ने सौदे के बदले अंग्रेज को बर्तन तो दिए, और बदले में अंग्रेज की जेब से उसका पेन उठा लाया, कहकर कि बर्तन के बदले बर्तन जैसा ही कुछ चाहिए था। और उसने कहा, यह पेन उसकी सबसे कीमती चीज है। सेठ को जब पता चला तो उसने अपना माथा दीवार से दे मारा। उसकी मूर्खता का दूसरा रूप और भी खतरनाक था, अत्यधिक भोला। एक ठग आया और माधव से बोला, तुम्हारा चेहरा बड़ा पुण्यात्मा जैसा है, जरूर पिछले जन्म में तुम कोई आशी रहे होगे। माधव भावुक हो गया और ठग को दुकान से 5 किलो केसर, 20 मीटर रेशमी कपड़ा और एक चांदी का पानदान उपहार में दे दिया। सेठ को जब पता चला तो उसने माधव से पूछा, क्यों किया ऐसा? माधव बोला, बापू, मैंने सोचा पुण्य का फल बांटना चाहिए। अगर मैं सचमुच आश्रित था तो यह तो मेरा कर्तव्य है। सेठ खामोश रहा। कुछ बोलना भी मूर्खता था। समाज में लोग चुपके से फुसफुसाने लगे थे, सेठ तो बड़ा चालाक है, लेकिन बेटा तो जैसे किसी जोकर के पेट से पैदा हुआ हो। ये सुनकर सेठ का खून खौल उठता, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक दर्द भरी मुस्कान रह जाती। हर रात सेठ अपनी तिजोरी के सामने बैठता, तिजोरी नहीं देखता, उसमें छिपे हुए सपनों को घूरता। सोचता, इतनी दौलत किसके लिए? जो दिन में लड्डू बांट आता है यह सोचकर कि सबको मिठाई पसंद है। एक बार सेठ ने उसे समझाने के लिए एक चाल चली। उसने माधव से कहा, बेटा, अगर तूने महीने भर में दुकान से एक भी फायदा कमा लिया तो मैं आधा व्यापार तुझे सौंप दूंगा। माधव ने कमर कस ली। पहले दिन उसने दुकान के सामने एक बैंड बाजे वाला खड़ा किया, ताकि ग्राहक खिंच कर आए। दूसरे दिन उसने सब सामान पर खरीदो दो, लो चार का बोर्ड टांग दिया। तीसरे दिन वह गायब हो गया। बोला, बापू, दुकान को थोड़ा आराम चाहिए, कल फिर खोलेंगे। और फिर जब महीने का हिसाब हुआ तो पूरे व्यापार में 3,000 का घाटा हो चुका था। सेठ का दिल बैठ गया। उसे लगने लगा था कि अब शायद यही उसकी नियति है, एक चालाक पिता और एक ऐसा बेटा जिसे अपनी मूर्खता का जरा भी आभास नहीं। पर फिर भी किसी पिता के लिए हार मानना आसान नहीं होता। उसके चेहरे की झुर्रियां गवाह थीं संघर्ष की, उसकी आंखों की लालिमा गवाही देती थी रातों की नींद की कुर्बानी की। पर आज पहली बार उसके मन में यह विचार आया, क्या सच में यह बेटा कभी समझदार बन पाएगा,
या सारा साम्राज्य उसी दिन ढह जाएगा जिस दिन सेठ की सांसें थम जाएंगी। सेठ अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोच रहा था, शायद अब उसे कोई नई चाल चलनी होगी, कोई ऐसी चाल जिसमें न पैसा लगे न झूठ, पर जिसमें बेटे को खुद अपनी मूर्खता का एहसास हो जाए। सेठ हरिराम ने तय कर लिया था कि अब बेटे को केवल समझाया नहीं जाएगा, उसे सिखाया जाएगा, कठिन तरीके से, अनुभवों से। अगले ही दिन सुबह उठते ही उसने माधव को आवाज दी, बेटा, आज तुझे अकेले माल लेकर गांव के साप्ताहिक हाट में जाना है। सौदे करना, दाम तय करना और वापस दुकान के लिए मुनाफा लेकर लौटना। अगर इसमें सफल हुआ तो समझूंगा कि तेरे भीतर व्यापारी बनने की थोड़ी बहुत समझदारी आ रही है। माधव का चेहरा खिल गया। उसे यह मौका किसी राज्याभिषेक जैसा लगा। वह नए कपड़े पहनकर, सिर पर साफा बांधकर पूरे जोश में निकल पड़ा। एक गाड़ी में सेठ ने उसे 2 बोरे बादाम, कुछ रेशमी कपड़े के थान और महंगी खुशबू की शीशियां दी। साथ में कुछ सिक्कों की थैली और एक नोटबुक दी जिसमें हर लेन देन लिखना था। ध्यान रहे, सेठ ने चेतावनी दी, बिना सोचे कोई सौदा मत करना और किसी की मीठी बातों में मत आना। ये व्यापार है, यहां दिल नहीं, दिमाग से काम होता है। माधव ने सिर हिलाया जैसे कोई सेनापति युद्ध पर निकल रहा हो। हाट में पहुंचते ही उसका सामना हुआ लोगों की भीड़, शोरगुल और सौदों की तेजी से। हर ओर दुकानदार चिल्ला रहे थे, ग्राहक मोलभाव कर रहे थे और ठग नई शक्लों में घूम रहे थे। माधव को यह सब बड़ा रोमांचक लगा। उसे लगा कि आज वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने बादामों को देखा और कहा, बेटा, ये बादाम तो मेरी दादी के जमाने जैसे हैं। मुझे इनसे पुरानी यादें आ गईं। पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बस थोड़े बहुत गहने हैं। माधव भावुक हो गया। उसने बूढ़े के हाथ से पीतल की एक पुरानी अंगूठी ली और बदले में पूरा बोरा बादाम दे दिया। खुद से बोला, पैसा जरूरी नहीं, भावनाएं बड़ी चीज होती हैं। अगला सौदा रेशमी कपड़े का था। एक नटखट से दिखने वाले युवक ने कहा, भाई, कपड़ा सुंदर है, पर हम तो कलाकार लोग हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं, पर हम कल तेरे दरवाजे पर नाच दिखाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, तेरी दुकान का प्रचार होगा। माधव ने ताली बजाई। वाह, ये तो व्यापार में क्रांति है। और उसने 3 थान रेशमी कपड़े ऐसे ही दे दिए। अब बची थीं महंगी खुशबुएं। तभी एक युवती आई जो बेहद सुंदर थी और बड़ी आत्मविश्वास से बोली, सेठ जी, मुझे आपकी खुशबू बहुत पसंद आई, पर आज पैसा नहीं है। कल मैं खुद आपके घर आकर पूरा भुगतान करूंगी। माधव का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारी शीशियां एक थैले में डाली और सौंप दी। दिन ढल गया। माधव जब लौट रहा था, उसकी गाड़ी में सिर्फ खाली बोरियां थीं और दिल में बड़े बड़े सपने। घर पहुंचते ही उसने गर्व से कहा, बापू, मैंने पूरा माल बांट दिया। बांट दिया? सेठ की भौहें चढ़ गईं। हाँ, बदले में एक अंगूठी मिली, एक कलाकार की परफॉर्मेंस का वादा और एक सुंदर महिला का कल आने का आश्वासन। सेठ ने गहरी सांस ली। और पैसा? अभी नहीं, सब कल या परसों मिलेगा। बापू, आप समझते नहीं, ये सब इन्वेस्टमेंट हैं। सेठ ने अपना माथा पकड़ लिया। अगले 2 दिन तक उसने इंतजार किया। न कलाकार आया, न सुंदर युवती, और वह बूढ़ा तो किसी की दादी के जमाने की ही तरह हवा हो गया। सेठ ने माधव को अपने पास बुलाया। बेटा, तूने जो किया वो मूर्खता थी। व्यापार में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सोच समझकर जोखिम लेना, भावुक होकर सामान लुटा देना नहीं। तूने व्यापार नहीं किया, दान कराया। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बापू, लेकिन लोग खुश थे। सेठ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर तुझे लोगों को खुश ही करना है तो मंदिर में प्रसाद बांट, लेकिन मेरे जीवन की कमाई ऐसे भावनाओं की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। इस व्यापार को मैंने खून पसीने से सींचा है। माधव को कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर महसूस हुआ कि शायद वह गलती कर बैठा है। सेठ ने सोचा, अभी तो यह बस पहली ठोकर थी, अब असली पाठ शुरू होगा। पहली ठोकर के बाद सेठ हरिराम ने महसूस कर लिया था कि डांटना, ताने मारना या चिल्लाना माधव पर कोई असर नहीं डालता। वह इतना भोला और सीधा था कि उसे अपनी गलती भी सद्भावना लगती थी। और ऐसे में अगर कोई सिखाना चाहता है तो उसे भी भोलेपन की भाषा में, चालाकी से काम लेना होगा।
उस रात सेठ देर तक अपने कमरे में टहलता रहा। हाथ में एक माचिस की डिब्बी थी, जिसे वह खोलता बंद करता जा रहा था, जैसे किसी विचार को पकाने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसकी चाल तय हो गई। सुबह होते ही उसने अपने पुराने नौकर गोपाल को बुलाया, जो बचपन से उसके साथ था और विश्वास पात्र था। गोपाल, सेठ ने फुसफुसाते हुए कहा, आज से तू बन जाएगा एक नकली ग्राहक, और तेरे साथ गांव का रमुआ, कन्हैया और मोहन भी। सबको किरदार दूंगा, तू सिर्फ वही करना जो मैं कहूं। फिर उसने माधव को आवाज दी, बेटा, आज से तू दुकान संभालेगा, पर इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा। सब सौदे तेरे, जो चाहे कर, पर एक बात ध्यान रखना, हर ग्राहक की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। माधव ने खुशी खुशी सिर हिलाया। उसे लगा बापू अब उस पर भरोसा करने लगा है। पहले ग्राहक के रूप में गोपाल आया, एक चादर ओढ़े, बनावटी खांसी करते हुए। सेठ जी, मैं पहाड़ी इलाके से आया हूं। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन ये जड़ी बूटी है। अगर इसे खाओ तो आदमी को हाथी की ताकत मिलती है। माधव की आंखें चमक उठीं। हाथी की ताकत? गोपाल ने सिर हिलाया। खाएंगे तो दुकान के बोरे भी उठाओगे एक हाथ से। माधव ने तुरंत 5 किलो शहद, बादाम और मिश्री दे दी, और बदले में वह सूखी झाड़ी ले ली। सेठ पीछे बैठे अपनी मुस्कान दबा रहा था। दूसरा ग्राहक कन्हैया बना, एक मुसाफिर जो गहनों की नकली पेटी लेकर आया और बोला, ये सोने की माला है, मेरे परदादा की विरासत। आज मुश्किल में हूं, इसे बेच रहा हूं। माधव ने बिना जांच के पेटी खोली और फिर बोले, वाह, ऐसे ऐतिहासिक गहनों को तो खरीदना ही चाहिए। सेठ की तरफ से मिला ज्ञान, इतिहास खरीद लो तो भविष्य अपना बनता है। माधव ने याद करते हुए पूरा मुनाफे का सामान दे दिया। फिर रमुआ आया, एक बुजुर्ग साधु बना, बोला, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक शर्त पर। जो भी दान देगा उसका भविष्य बदल जाएगा। माधव ने पूरा थान, रेशमी कपड़ा और एक पीतल का घड़ा सौंप दिया, ये सोचकर कि अब तो उसका भाग्य ही बदल जाएगा। दिन भर ऐसे ही नकली ग्राहकों का आना जाना चलता रहा। शाम तक दुकान फिर से खाली हो गई। जब सेठ ने पूछा, कैसा रहा दिन? माधव बोला, बहुत अच्छा बापू, सबको मदद की, और मैंने एक बूटी भी ली जो मुझे हाथी जैसी ताकत देगी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया, अब जरा वह बूटी खाकर दिखा और बोरा उठाओ। माधव ने झाड़ी सी वो बूटी खाई और एक बोरा उठाने गया, पर कमर पकड़कर बैठ गया। अरे, ये तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा पेट दुखने लगा। तभी सेठ ने पास बुलाया और धीरे से एक संदूक खोला। उसमें वही नकली माला, वही घड़ा, वही रेशमी थान और वही बूटी पड़ी थी। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कैसे यहां? सेठ बोला, बेटा, ये वही ग्राहक थे जिनसे तू आज व्यापार कर रहा था, लेकिन ये सब मेरे आदमी थे। मैंने कोई डांट नहीं लगाई, सिर्फ तुझे तेरी ही गलती दिखाने के लिए एक नाटक रचा। माधव की गर्दन झुक गई। अब पहली बार वह शर्मिंदा था, न मुस्कुराहट, न गर्व, न कोई बहाना। बापू, आपने सिखाया बिना डांटे, और मैं अब समझ गया कि व्यापार में आंख, कान और दिमाग तीनों खुले रखने पड़ते हैं। अब मैं और गलती नहीं करूंगा। सेठ ने उसका कंधा थपथपाया। यही तो मैं चाहता था बेटा, सीख वो जो खुद से समझ में आए, डांट से नहीं, अनुभव से। माधव की आंखों में पहली बार वह चमक थी जो समझदारी से आती है, हल्की पर सच्ची। अब जब माधव ने पहली बार खुद अपनी गलती को पहचाना, तो उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। पहले जहां वह लोगों की बातों में जल्दी आ जाता था, अब थोड़ी देर ठहर कर सोचने लगा था। सेठ हरिराम ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने अब धीरे धीरे बेटे को असली सौदों में शामिल करना शुरू किया। एक दिन सेठ ने उसे नगर के एक दूरवर्ती इलाके में भेजा, जहां एक व्यापारी, नाम था लक्ष्मीदास, रेशमी कपड़ों का थोक सौदा कर रहा था। सेठ ने माधव को समझाया, बेटा, ये सौदा बड़ा है, पर अगर सही कीमत पर हुआ तो बड़ा लाभ होगा। लेकिन याद रहे, ये व्यापारी चालाक है। उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर सौदे में तेजी झर जैसी। तू सावधानी से काम लेना। माधव ने सिर झुकाया, पर इस बार उसकी चाल में वह पुराना उत्साह नहीं, एक नई संजीदगी थी। वह घोड़े पर सवार होकर व्यापारियों के उस मंडप में पहुंचा, जहां लक्ष्मीदास अपने नमूने सजाए बैठा था। बढ़िया रेशमी थान, रंग बिरंगे डिजाइन और मुंह में मिश्री घुली बातों के साथ। लक्ष्मीदास ने देखा,
ओह, सेठ हरिराम का बेटा, स्वागत है, स्वागत है। माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया। सौदा शुरू हुआ। लक्ष्मीदास ने 2 थान कपड़े दिखाए, बोला, ये बनारसी हैं, असली रेशमी, सैकड़ों में बिकेंगे, पर मैं तुम्हारे पिताजी के नाम पर तुम्हें 30 रुपये गज में दे रहा हूं। माधव ने कपड़ा छू कर देखा। मुलायम तो था, पर कुछ अधूरा सा लगा। उसने एक बार उस कपड़े को जलाकर देखने की बात की, जैसे सेठ ने उसे सिखाया था। लक्ष्मीदास झिझका, फिर बोला, बिल्कुल, जलाओ, लेकिन बस कोने से। कपड़ा जला और राख में थोड़ा काला गोंद जैसा अवशेष निकला। माधव समझ गया, ये पूरी तरह शुद्ध रेशमी नहीं था, इसमें नायलॉन की मिलावट है। फिर भी लक्ष्मीदास अपनी बातों से उसे फंसाने लगा। बेटा, ये कपड़ा चलन में है, थोड़ा मिलावट है, पर व्यापार में थोड़ा धोखा चलता है। लोग तो इससे भी खराब खरीदते हैं। तू पहली बार बड़ा सौदा कर रहा है, नाम बना लेगा। माधव सोच में पड़ गया। पहले का माधव तो यही सोचता, चलो ले लेते हैं, आदमी अच्छा लग रहा है, थोड़ी मिलावट है, पर ठीक है। पर इस बार वह रुका। उसने बोला, आप कहते हैं थोड़ा मिलावट है, मैं मानता हूं, पर मेरा सवाल है, जब अगला ग्राहक मुझसे पूछेगा कि यह कपड़ा शुद्ध है, तो मैं क्या कहूंगा? लक्ष्मीदास मुस्कुराया, बोल देना, जैसा सब कहते हैं, बनारसी है, सेठ हरिराम की दुकान से है। माधव के चेहरे पर अब गुस्से की हल्की झलक थी। आपकी बात समझ में आ गई, पर मैं अपने पिता का नाम नहीं बेचना चाहता, सिर्फ कपड़ा बेचना चाहता हूं। उसने उठकर अपने पैसे वापस जेब में रखे और सौदा वहीं रोक दिया। लक्ष्मीदास के चेहरे पर पहली बार हल्का झटका सा था। माधव ने वहां से निकलकर सीधे बाजार की दूसरी दुकान पर जाकर सादे कपड़े खरीदे, थोड़े कम सुंदर पर शुद्ध। वह जानता था, शायद इसमें ज्यादा मुनाफा न हो, पर धोखा नहीं होगा। शाम को जब सेठ ने पूछा, सौदा हुआ? माधव बोला, हुआ, लेकिन थोड़ा सा, और मुनाफा कम है। सेठ ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? माधव ने पूरा किस्सा सुनाया, मिलावट, कपड़ा जलाना और बातों की चालाकी। सेठ धीरे धीरे मुस्कुराता गया। बेटा, तूने आज पहली बार घाटा उठाया, पर अपनी समझ का मुनाफा कमाया है। व्यापार में यह सबसे बड़ी कमाई होती है। माधव अब कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी गहराई से बदल गया था। अब वह अपने फैसलों में डगमगाता नहीं था, और सेठ को भी यह एहसास होने लगा कि शायद यह मूर्ख बेटा अब सीखने लगा है। छोटे पैमाने पर ही सही, पर समझदारी के कदम बढ़ने लगे थे। अब माधव में वह पुरानी लापरवाही नहीं रही थी। उसकी चाल में संजीदगी थी, आंखों में सतर्कता और व्यवहार में सोच समझ। सेठ हरिराम अब उसे दुकान पर अकेला बैठाने लगा था, पहले 1-2 घंटे, फिर आधा दिन और अब पूरा दिन। माधव अब रोज हिसाब लिखता, तौल करता और सौदों में सूझबूझ दिखाता। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक ऐसा सौदा जो न सिर्फ बड़ा था, बल्कि जोखिम और जिम्मेदारी से भरा हुआ भी। नगर में एक नया व्यापारी आया था। नाम था शिवराज सिंघल। वह दिल्ली से आया था, बड़ी पूंजी के साथ, और इरादा था नगर में भारी निवेश का। उसकी योजना थी कि वह स्थानीय सेठों से माल खरीदकर उत्तर के कई शहरों में सप्लाई करे। इसमें लाभ बहुत था, पर शर्तें कठोर थीं। अगर किसी ने एक बार डील साइन की, तो अनुबंध टूटने पर भारी नुकसान उठाना पड़ता। सेठ हरिराम को निमंत्रण मिला। आप या आपका प्रतिनिधि कल दोपहर तक आकर समझौता करें, नहीं तो अवसर किसी और को दे दिया जाएगा। सेठ बीमार था, पीठ में तेज दर्द और बुखार, वो उठा भी नहीं सकता था। उसने माधव की ओर देखा, मन में संशय और विश्वास की गहरी टकराहट। बेटा, उसने धीरे से कहा, यह सौदा बड़ा है और कठिन भी। सामने वाला बहुत चालाक आदमी है। अगर समझदारी से नहीं चला तो नुकसान लाखों का होगा। माधव शांत रहा, फिर बोला, बापू, आप मुझ पर भरोसा करें, एक बार। अगले दिन माधव अच्छे कपड़े पहन, जरूरी कागजात लेकर समय पर शिवराज सिंघल के कार्यालय पहुंचा। सामने चमचमाता ऑफिस, बड़ी बड़ी कुर्सियां और गंभीर चेहरों वाले लोग, सब कुछ इंटिमिडेटिंग था। पर माधव की चाल में अब डर नहीं था, बल्कि वह स्थिरता थी जो अनुभव से आती है। शिवराज ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। सेठ हरिराम का बेटा, बहुत सुन रखा है, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। उसने प्रस्ताव रखा।
आप हमें आगामी 6 महीने तक हर हफ्ते 100 थान रेशमी कपड़ा देंगे, तयशुदा दाम पर। दाम अभी अच्छे हैं, पर अगले 2 महीने में बाजार गिर सकता है। आप बंधेंगे, हम मुनाफा कमाएंगे। आप समझदार होंगे तो मान जाएंगे। माधव ने एक एक शब्द सुना, मुस्कुराया और बोला, आपकी योजना बहुत तेज है, पर माफ कीजिएगा, यह एक पक्षीय लाभ की डील है। मैं एक प्रस्ताव देता हूं। हम हर हफ्ते सिर्फ 50 स्थान देंगे और कीमत बाजार दर के अनुसार तय होगी। अगर कीमत गिरे तो आप लाभ लीजिए, पर अगर बढ़े तो हम भी बढ़ी कीमत लें। आप चाहें तो अनुबंध की अवधि 3 महीने कर सकते हैं। शिवराज थोड़ा चौंका। वह सोच रहा था, यह लड़का भी शायद किसी और की तरह बातों में आ जाएगा, पर यहां तो शब्दों में पकड़ थी और बातों में साफ चालाकी। कुछ देर सोचने के बाद शिवराज ने कहा, तुम अपने बाप पर ही गए हो। डील मंजूर है। माधव ने अनुबंध पर दस्तखत किए और पूरी प्रक्रिया को समझदारी से निपटाया। जब वह शाम को घर पहुंचा, सेठ बिस्तर पर था, पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? सेठ ने पूछा। माधव ने पूरा किस्सा बताया, अनुबंध दिखाया, शर्तें समझाईं। सेठ की आंखें चमकने लगीं। उसने धीरे से उठकर बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने सिर्फ सौदा नहीं जीता, मेरा विश्वास भी जीत लिया। अब मैं निश्चिंत हूं। अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरे व्यापार का वारिस भी बन गया है। माधव ने पहली बार बिना मुस्कुराए गहराई से कहा, बापू, अब मैं समझता हूं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी, सोच और धैर्य। और ये सब मैंने आपसे सीखा, बस थोड़ा देर से सीखा। सेठ की आंखों में नमी थी। वर्षों की मेहनत, चिंता और इंतजार आज रंग ला चुका था। और उस दिन पहली बार नगरवासियों ने भी कहा, हरिराम सेठ का बेटा अब मूर्ख नहीं, अब वो खुद एक सेठ है, और उससे भी चतुर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।